Hello students, welcome back. Now we will discuss the case study of chapter number 3, that is business environment, and the case study has been taken from your book Poonam Gandhi. So let's start. Page number 111. Case study number 1. It may be difficult to know the extent of relative impact of social, economical, political, technological or legal factor ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सोशल एनवायरनमेंट का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, लीगल एनवायरनमेंट का, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, ये प्रेडिक्ट करना, उसके एक्सटेंट को जानना इतना इजी नहीं है. ठीक है. विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस पॉइंट. इस पॉइंट में कौन सा फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का हाईलाइटेड हो रहा है? वो है कॉम्प्लेक्स. बिजनेस इन्वायरमेंट को, उसके इम्पैक्ट को जानना, उसके रिलेटिविटी को जानना इतना आसान नहीं है. ठीक है. क्योंकि बिजनेस का जो नेचर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर है. ठीक है. आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस आ जाएँ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, सोशल इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, बिजनेसमैन को इतनी जल्दी पता नहीं होता है. इसलिए द नेचर ऑफ बिजनेस इज कॉम्प्लेक्स. नंबर 2, 2 बिग बैनर मूवीज वर शेड्यूल्ड टू बी रिलीज ऑन द सेम डेट. 2 बिग बैनर की मूवी सेम डेट में रिलीज हो रही थी. ऑन द लास्ट मोमेंट रिलीज ऑफ वन ऑफ द मूवी हैज़ टू बी पोस्टपोन. लास्ट मोमेंट में एक मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि वो अपोजिशन दिखा रहे थे बहुत से लोग, ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ड्यू टू सम अनएथिकल कंटेंट रिलेटेड टू दिस टू देयर रिलीजन. क्योंकि उस मूवी में कुछ अनएथिकल कंटेंट था रिलीजन से रिलेटेड, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल वो नहीं चाहते थे कि ये मूवी को दिखाया जाए. ठीक है. और शोन इन दैट मूवी, उस मूवी में रिलीज कंटेंट थे. द अदर मूवी रिलीज ऑन द टाइम एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट. जो अदर मूवी थी वो रिलीज हुई. ठीक है. जिसमें रिलीज कंटेंट अनएथिकल कंटेंट थे वो तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन दूसरी मूवी रिलीज हो गई और उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन था नहीं. एंड द मूवी विच वॉज पोस्टपोन्ड सफर्ड अ लॉस. और जो मूवी पोस्टपोन्ड हुई उसे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड हेयर. बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा फीचर इसमें हाईलाइटेड है? वो है द फीचर हाईलाइटेड इन द अबव की स्टडी इज रिलेटिविटी. रिलेटिविटी इसमें हाईलाइटेड है. वो इसलिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है कि अगर कंडीशंस लगभग बिजनेस इन्वायरमेंट में कंडीशन सबको बिजनेस करने की एक जैसी है, लेकिन अगर कोई भी डायमेंशन बिजनेस का इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट किसी भी एक बिजनेस पर पड़ा तो उससे उस पर्टिकुलर बिजनेस को नुकसान होगा और उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा. जैसे कि इस केस में हुआ, दोनों बिजनेस, दोनों ही मूवी सेम डेट में रिलीज हो रही थी और इन्वायरमेंट भी ठीक था, लेकिन कुछ रिलीजियस कंटेंट की वजह से एक मूवी को पोस्टपोन करना पड़ा है जिसका फ़ायदा दूसरी मूवी ने उठा लिया. तो ये रिलेटिविटी होता है. इसका मतलब होता है सम कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइज. ठीक है. जो कंडीशंस होती है एनवायरनमेंट में उनका डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है और डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है अलग अलग एंटरप्राइज पर. जैसे कि मूवी के केस में एक मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि उसमें रिलीजियस कंटेंट थे, अनएथिकल कंटेंट थे, जिसकी वजह से लोगों ने, एक ग्रुप ने ऑब्जेक्शन उठाया और दूसरी को कोई ऑब्जेक्शन था नहीं, वो भी चली, कंपटीशन उसने फेस नहीं करा और उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया. तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिविटी. ये रिलेटिविटी आता है. उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. वो डायमेंशन बताइए बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इसके स्टडी में आ रहा है. तो जहाँ अनएथिकल कंटेंट की बात आ जाए, सोसाइटी के ऑब्जेक्शंस की बात आ जाए, सोसाइटी में रहते हुए टेस्ट प्रेफरेंसेस की बात आ जाए, तो सोशल एनवायरनमेंट में आता है. तो इसमें सोशल एनवायरनमेंट आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन पेज नंबर 114. 114 पर देखिए केस स्टडी नंबर 1. नमन एंड गोविंद वर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन ट्रैवल एजेंसी. तो नमन एंड गोविंद ने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद वोकेशनल स्ट्रीम से उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलें और जिसमें कि दे विल बुक, रेल टिकट बुक करेंगे, वो एयर टिकट बुक करेंगे कमीशन बेसिस पर.
दे ऑल्सो थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग टिकट विद इन 10 मिनट थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट के थ्रू बहुत आसानी से जल्दी टिकट भी बुक कर देंगे। डिस्कस देयर आइडिया विद देयर प्रोफेसर मिस्टर मेहता। उन्होंने यही आइडिया अपनी प्रोफेसर मिस्टर मेहता से डिस्कस करा कि हम एक ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं, रेल टिकट बुक करेंगे, एयर टिकट बुक करेंगे कमीशन बेसिस पर और इंटरनेट का यूज़ करेंगे। तो मिस्टर मेहता को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने को सजेशन दिया। सो सजेस्टेड देम टू फर्स्ट एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा कि पहले बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करिए विच कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि इसमें इस बिजनेस इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं और अदर फोर्सेज भी होते हैं जैसे पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल etc. दैट में इफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनसे बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है, इसलिए उसे एनालाइज करिए। उसके अलावा मिस्टर मेहता ने कहा he further told them about the technological improvement and shift in the consumer preferences that were taking place। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बारे में बताया। कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस भी चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, ये सभी बताया। उसके अलावा उन्होंने यही बताया कि दे शुड बी अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स, और इन्वायरमेंट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए, ये भी मिस्टर मेहता ने बताया। एंड चेंजेस विच में हिंडर द बिजनेस परफॉर्मेंस, और जो चेंजेस जिससे बिजनेस इन्वायरमेंट में यानी बिजनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है, वो भी उन चीज़ों के लिए भी एनालिसिस के लिए मिस्टर मेहता ने बताया कि नमन तुम लोगों को ये सब चीज़ें भी एनालाइज करनी है। ही एम्फसाइज ऑन मेकिंग प्लान्स, उन्होंने ये भी कहा कि प्लान बनाइए सबसे पहले, और उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी जानो, थ्रेट्स, कॉम्पिटिटर से क्या क्या थ्रेट है, ये सब भी आपको एनालाइज करना है। सो दैट दे कैन डील विद द सिचुएशन इफेक्टिवली, ताकि सिचुएशन को इफेक्टिवली डील कर पाएँ, यानी बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबली चला पाएँ। उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस के लिए मिस्टर मेहता ने नमन और गोविंद को बताया। दिस अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन विद द बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। फिर उन्होंने यही बताया कि अगर इस तरह से अलाइनमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो आप बिजनेस प्रॉपरली कर पाएंगे, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस भी होगी आपके बिजनेस में। क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी 2 फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज डिस्कस बाय प्रोफेसर मेहता। तो वो 2 फीचर बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट के जो मिस्टर मेहता ने कहा है नमन और गोविंद से। तो देखिए, पहला है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के बारे में, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के एक फीचर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक भी होता है और जनरल होता है, यानी इसके अंदर स्पेसिफिक फोर्सेस भी आते हैं और जनरल फोर्सेस आते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक फोर्सेस में आ गए आपके इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, और जनरल फोर्सेस में आ गए लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। ये केस स्टडी में दे ही रखा है। देखिए, इसमें इस लाइन से पता लग रहा है कि विच कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये स्पेसिफिक हो गए, और फोर्सेस लाइक सोशल, पॉलिटिकल, ये जनरल हो गए। ये इस लाइन से पता लग गया पहला फीचर। सेकंड फीचर है डायनामिक। डायनामिक मतलब कीप ऑन चेंजिंग, तो चेंज होता रहता है। तो इसमें इस लाइन से पता लग रहा है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में शिफ्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इट मीन्स डायनामिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की 2 इम्पोर्टेंस बताइए, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में ये बताया। पहला, फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। फर्म को मदद मिलती है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से कि वो थ्रेट को आइडेंटिफाई कर पाती हैं और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को भी आइडेंटिफाई करती है। ये कैसे पता लगता है कि इस लाइन से, दे शुड बी अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स। उनको अपने इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स के बारे में अवेयर होना होगा। एंड चेंजेस विच में हिंडर देयर बिजनेस परफॉर्मेंस, और वो चेंजेस जिनसे बिजनेस परफॉर्मेंस में, बिजनेस की परफॉर्मेंस में नुकसान हो सकता है, उनके बारे में। तो ये एक थ्रेट और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के बारे में लाइन शो हो रही है। फिर इट हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। इसमें प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन भी बताया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करती है बिजनेस हाउसेस को। कौन सी लाइन शो कर रही है, ये लाइन। ही एम्फसाइज ऑन मेकिंग प्लान, तो एम्फसाइज करा जा रहा है प्लान बनाने में। जहाँ प्लान वर्ड आ जाए, ट्रेंड वर्ड प्लान आ जाए, स्ट्रेटजी आ जाए, प्लानिंग और स्ट्रेटजी आ जाए, तो वो हम कह सकते हैं इट हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। पहले पॉलिसी फॉर्मेशन और प्लानिंग में हेल्प करती है बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन पेज नंबर 120। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पेज नंबर 120 पर डिस्कस करेंगे।
So case study is Mamta Rice Food Limited is a well-known rice producing company. Mamta Rice Food Limited एक well-known rice producing कंपनी है जो राइस बनाती है, ठीक है, राइस को प्रोड्यूस करती है, सप्लाई करती है। द सेल्स हैज़ बीन फॉलिंग डाउन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इन्होंने ये देखा कि सेल्स डिक्लाइन हो रही है, स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ही सेल डिक्लाइन हो रही है। द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भुवन इज़ वरीड अबाउट द सिचुएशन। तो मैनेजर जो थे, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भुवन, उन्हें चिंता होने लगी कि साल की शुरुआत में ही सेल डिक्लाइन हो रही है। सो विद द व्यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ही मेड अ टीम टू फाइंड आउट द रीज़न। इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई। टीम से कहा कि फाइंड आउट करिए कि किन किन कारणों से ये सेल डिक्लाइन हो रही है, उनके सारे रीजंस लिख कर लेंगे। द टीम कंडक्टेड द सर्वे एंड गेव द फॉलोइंग 4 रीजन। टीम ने सर्वे करा और 4 रीज़न फाइंड आउट करे और उन्होंने ये बताया कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है वो इन 4 कारणों से हो रहा है। पहला कारण है ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है जिससे फॉरेन डिमांड कम होगी। जो हम लोग सप्लाई करते थे बाहर विदेशों में, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से वो सप्लाई नहीं हो पा रही है, रुक रही है। नंबर 2, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर ईटेबल सब्सटीट्यूट्स द टेस्ट ऑफ पीपल इज डाइवर्टेड फ्रॉम राइस। और उन्होंने ये बताया कि आजकल ईटेबल सब्सटीट्यूट्स बहुत आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इसलिए लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से सेल गिरी है। थर्ड रीज़न, कॉम्पिटिटर इम्प्रूव न्यू टेक्नोलॉजी। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं ममता राइस फूड के, उन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है, उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, उनकी सेल बढ़ रही है, जबकि ममता राइस फूड लिमिटेड ने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करा है, ना मशीन को करा है। तो एक कारण ये भी है। नेक्स्ट, फोर्थ इज ड्यू टू स्ट्रेन विद नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री से तनाव है, स्ट्रेन है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से गवर्नमेंट नेबरिंग कंट्री को राइस वगैरह एक्सपोर्ट नहीं करने देगी। ठीक है, ये 4 कारण हो गए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस इन द एबव केस। तो एबव केस में जो बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस हो रहे हैं वो 1 बाय 1 बताने हैं। जैसे फर्स्ट जो उन्होंने रीज़न दिया था उसमें लिखा है कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनसे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। सेकंड में टेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, तो टेस्ट प्रेफरेंसेस अगर किसी भी लाइन में आ जाए तो समझ जाइए वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा थर्ड में न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी वर्ड आ जाए समझ जाइए ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, ये टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। फोर्थ है स्ट्रेन विद द नेबरिंग कंट्री। अगर नेबरिंग कंट्री से स्ट्रेन हो रहा है, तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। एक कंट्री का जो पड़ोसी देश है उससे तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, जिसकी वजह से व्यापार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन पेज नंबर 130। देखिए कुछ टॉपिक्स स्टार्ट दिए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो टॉपिक्स है नहीं आपके कोर्स में, इसलिए नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑन पेज नंबर 130। लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 एग्जाम्पल बता दीजिए। तो 2 एग्जाम्पल ये डायमेंशन पूछिए बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो आप बता सकते हैं सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इनमें से कोई बता सकते हैं। फिर इसके बाद गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड 1 एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट। एक अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल बताइए, एक थ्रेट का एग्जाम्पल बताइए। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ अपॉर्चुनिटी भी हैं, कुछ थ्रेट भी हैं। अपॉर्चुनिटी क्या आ गई देखिए, लिबरलाइजेशन इन एक्सटर्नल ट्रेड। तो लिबरलाइजेशन इन एक्सटर्नल ट्रेड से कोटा सिस्टम, लाइसेंसिंग सिस्टम, ये सब खत्म हो गया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना बहुत आसान हो चुका है। तो ये अपॉर्चुनिटी है बिजनेसमैन को। जो बिजनेसमैन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं यानी एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोटा सिस्टम कर दिया, लाइसेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया और कई जगह टैक्स कंसेशन और रिबेट्स भी दिए जा रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई बिजनेस के लिए।
सेकंड है थ्रेट है MRTP एक्ट। तो MRTP एक्ट का मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है, कुछ बिजनेस हाउसेस को मोनोपोली राइट्स दे दिए जाते हैं, वही प्रोड्यूस करते हैं, वही मैन्युफैक्चर करते हैं और वही सप्लाई करते हैं। अदर बिजनेस हाउसेस इन चीज़ों को सप्लाई नहीं कर सकते, ना बना सकते। तो ये एक तरह का बैरियर है, रिस्ट्रिक्शन है, थ्रेट है बिजनेस हाउसेस के लिए। नाउ पेज नंबर 132, केस स्टडी नंबर 2, अंडर विच एनवायरनमेंट डज चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड फॉल इन। किस एनवायरनमेंट में टेस्ट, फैशन और ट्रेंड कम होते हैं? वो सोशल एनवायरनमेंट में, मैंने आपको बताया था सोशल एनवायरनमेंट में टेस्ट, प्रेफरेंसेस और ट्रेंड जब वर्ड आता है वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज लिस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट विच अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होता है सोशल एनवायरनमेंट की वजह से, तो वो 2 एग्जाम्पल बताइए सोशल एनवायरनमेंट के जिससे बिजनेस इफेक्ट हो जाता है। तो वो है बिलीव्स एंड कस्टम ऑफ पीपल। लोगों की बिलीफ, उनकी कस्टम की वजह से बिजनेस हाउसेस को लॉस उठाना पड़ता है। जैसे मूवी वाला एग्जाम्पल बताया, एक मूवी को बैन करना पड़ा क्योंकि उसमें अनएथिकल कंटेंट थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो सही नहीं थे, इस वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा। और दूसरी जिसमें कुछ भी इस तरह की अनएथिकल कंटेंट नहीं था, वो प्रॉफिट में चली गई। तो ये बिलीफ और कस्टम की वजह से भी कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है बिजनेस हाउसेस को। फिर आता है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में आज के कस्टमर्स बहुत अवेयर हैं, उन्हें सब पता है, वो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं जो भी रीजनेबल रेट पर अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट इज केस स्टडी नंबर 10 ऑन पेज नंबर 130। अ न्यू प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। एक मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा जाता है, न्यू टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये किस तरह का एनवायरनमेंट है? नई टेक्निक वर्ड आ गया, नया प्रोडक्ट, नई टेक्निक, इट मीन्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। उसके अलावा द प्रोजेक्ट ऑफ नैनो कार री इस्टेब्लिशिंग गुजरात। जो प्रोजेक्ट था नैनो कार का, उसको री इस्टेब्लिश कर दिया गया गुजरात में। ठीक है, पहले जो इसका प्रोजेक्ट कोलकाता में था, ठीक है, फिर इसको गुजरात में शिफ्ट करा गया। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। दोनों प्रदेश की सरकारें थी, स्टेट गवर्नमेंट, कोलकाता की और गुजरात की। तो कोलकाता की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्लांट वहाँ नहीं लगने दिया और गुजरात में इस्टेब्लिश हो गया। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट इज द फाइनेंस मिनिस्टर रिड्यूस द रेपो रेट। फाइनेंस मिनिस्टर ने रेपो रेट को कम कर दिया। तो उसको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट, ये अगर कुछ भी आ जाए तो ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट होता है। तो आंसर इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज ABC लिमिटेड, अ बुक पब्लिशिंग हाउस। ABC लिमिटेड एक बुक पब्लिशिंग हाउस है ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन CCE पैटर्न। वो कई तरह के सब्जेक्ट्स की बुक्स को प्रिंट करता है CCE पैटर्न पर बिफोर एनी अदर पब्लिशिंग हाउस को प्रिंटेड। मतलब बिना किसी पब्लिशिंग हाउस को प्रिंट करने से पहले ये बहुत ज़्यादा प्रिंट करता है। विच एडवांटेज विल द पब्लिशिंग हाउस गेट। तो कौन सा एडवांटेज ये उठा पा रहा है? तो देखिए ये है ABC लिमिटेड विल गेट द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा उठा रहा है ABC लिमिटेड। ठीक है, एक पब्लिशिंग हाउस है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की CCE पैटर्न की बुक छापता है और अदर नहीं छाप रहे हैं। तो ये पहले छाप रहा है, इसका मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा उठा रहा है। तो जो भी पहले बिजनेस करता है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा उठाता है। जैसे कि व्हाट्सएप वाला एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे कि मोबाइल चैट सर्विसेज एप्लीकेशंस पहले नहीं थी, जिसका फ़ायदा व्हाट्सएप ने उठाया और आज व्हाट्सएप नंबर 1 है सोशल चैटिंग में। ठीक है, अदर आज भी अभी सोशल साइट्स हैं चैटिंग वाली, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितना व्हाट्सएप है, क्योंकि इसने एक तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा उठाया। द नेक्स्ट इज द सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड, स्वीट्स, चॉकलेट etc इंक्रीज इन द इंडिया ड्यूरिंग दिवाली। दिवाली के टाइम पर स्वीट्स, चॉकलेट, इन सब की अच्छी खासी डिमांड होती है और उसके अलावा ईद पर होती है, गुरुवार पर होती है, क्रिसमस पर होती है। तो अब डायमेंशन बताइए कौन सा है? तो जिसमें डिमांड बढ़ रही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी एक सोशल में। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये देखिए एक पर्टिकुलर फेस्टिवल की बात आ रही है, सोसाइटी की बात आ रही है। सोसाइटी वाले अलग अलग फेस्टिवल बनाते हैं और अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग तरीके कार्ड प्रिंट होते हैं
और एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। दिस इज सोशल एम्प्लॉयमेंट। नाउ केस स्टडी नंबर 16। तो आप केस स्टडी नंबर 16 देखिए। मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम USA कम्स टू इंडिया। मिस्टर अजय हैं, उन्होंने MBA करने के बाद USA से आए इंडिया में एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अंडर द बैनर इको क्रिएशन लिमिटेड। वो इको क्रिएशन लिमिटेड के बैनर में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। ही लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट इन ई-लर्निंग। उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया ई-लर्निंग, ठीक है, फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट के लिए ई-लर्निंग प्रोग्राम बनाया, वो भी कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, विच ऑलरेडी हैज़ एन एस्टेब्लिश मार्केट इन UK एंड USA। जबकि इस तरह के कोर्सेज का मार्केट ऑलरेडी UK और USA में है, इंडिया में इस तरह का मार्केट नहीं था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना, ठीक, बट नॉट इन इंडिया। हिज बिजनेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग इन इंडिया, और इसका बिजनेस अच्छा खासा इंडिया में चला। तो पहले इंडिया में नहीं था ये बिजनेस, UK और USA में था ये लर्निंग प्रोग्राम। इंडिया में अभी वो लेकर आया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चला। नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इन द मार्केट। फिर इसके बाद बहुत सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर फील्ड में आई और अलग अलग सब्जेक्ट के उन्होंने प्रोग्राम्स और ये फीचर्स प्रोवाइड कराए। तो आइडेंटिफाई एंड कोट द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैरा विच हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल। यानी वो लाइन को आइडेंटिफाई करिए, कोट करिए, बताइए उस लाइन को लेकर जो ये बता रहा है कि दैट इट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करा जा रहा है, और अंडरस्टैंड करना ही एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट फैक्टर है। उन लाइनों को बताइए। तो पहला देखिए, फर्स्ट लाइन है कम्स टू इंडिया। वो इंडिया आता है नया बिजनेस स्टार्ट करने, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने ई-लर्निंग प्रोग्राम में, एंड लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट इन ई-लर्निंग। उन्होंने उसमें एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करा ई-लर्निंग का सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के लिए। इट हेल्प्स इन, ये सारी लाइन क्या शो कर रही है, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। तो वो आया, उसने प्लानिंग बनाई, पॉलिसी फॉर्म करा। तो ये एक तरह का सिग्निफिकेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस को जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि उसने देखा इस तरह के कुछ है नहीं, कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, इट इनेबल द फर्स्ट फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाया उसने। कैसे, कि उसने देखा ई-लर्निंग प्रोग्राम इंडिया में नहीं है, पहला मैं हूँगा, पहला मैं ही इस तरह के प्रोग्राम को लेकर आऊँगा। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा उसने उठाया, ठीक है। नंबर 2, हिज बिजनेस स्टार्ट फ्लरिशिंग इन इंडिया। उसका बिजनेस फ्लरिश करने लगा, आगे बढ़ने लगा। तो इससे क्या शो हो रहा है कि इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपरली स्कैन करता है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस को जानता है, तो उससे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट। अब और भी कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर्ड हो रही है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर आ रही है, ई-लर्निंग प्रोग्राम लेकर आ रही है। तो क्या है इसमें, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग। तो इससे अगर कोई भी नया एक बिजनेस स्टार्ट हुआ नया, उसके अलावा और भी बिजनेस हाउसेस आ जाते हैं, तो इसमें जो आती है फीचर वो आता है आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। यानी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, अर्ली वार्निंग सिग्नल को के बारे में जानना। जैसे मारुति कंपनी को जब पता लगा कि बहुत ज़्यादा फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, फॉरेन कार मेकिंग कंपनीज आ रही हैं इंडियन मार्केट के अंदर, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी अच्छी खासी, ताकि कस्टमर्स को वेट ना करना पड़े। तो ये एक तरह से उन्होंने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करा कि ये हमारे लिए थ्रेट है, और अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह दिया और अपनी प्रोडक्शन का आगे बढ़ा दी। इस केस में भी उसने ई-लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट करा। फिर इसके बाद उसे लगा कि और भी कंपनी आने वाली है, तो उसने अपनी ई-लर्निंग प्रोग्राम में और ज़्यादा चीज़ें डाली और अपनी ई-लर्निंग प्रोग्राम को और बढ़ाया, ठीक है। नाउ द अदर केस स्टडी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।